तो हमारा पहला टॉपिक है मुद्रास्फीति। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर यूपीएससी सेट करता है या फिर जो यूपी पीसीएस मान लीजिए या किसी भी अदर स्टेट का पीसीएस मान लीजिए, वो जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो क्वेश्चन पेपर मेनली जो लिखाता है वो इंग्लिश में ही लिखाता है। उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण किया जाता है। तो आप देखे होंगे या आप अगर उस पर थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इकोनॉमिक का जो हिंदी रूपांतरण होता है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है हिंदी माध्यम को लिए वो होता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी के कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे इंग्लिश का तो एक ही शब्द होता है, लेकिन जो हिंदी का शब्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब एक इंग्लिश का 2, 4 या 10 हिंदी हो जाते हैं, जो कि इकोनॉमी में हमें फेस करने को मिलता है। तो दोस्तों, आपके लिए जो स्ट्रेटजी आपके लिए सबसे बेस्ट बता रहे हैं वो ये होगा कि आप दूसरे सब्जेक्ट का इंग्लिश का हिंदी आप मत पढ़िएगा, मतलब पढ़िएगा भी तो उतना उस पर केयर मत करिएगा, लेकिन आपको जब इकोनॉमी आप पढ़ें तो जो इकोनॉमी की हिंदी हेडिंग होगी उसकी इंग्लिश आपको जरूर से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 90% जो प्रॉब्लम आता है वो इकोनॉमी में ही आता है। तो जो मैं बोलना था हम बोल दिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मुद्रास्फीति। लेकिन मुद्रास्फीति स्टार्ट करने से पहले हमें, जैसे आप जानते हैं कि हमें किसी भी सब्जेक्ट का पीएचडी नहीं करना है, हमें वही चीज पढ़ना है जो हमारे क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, मतलब जो आ सकता है या जो आया हुआ है या जिसके आने की संभावना है। मतलब हमें सिलेबस के अंदर ही रखना है, हमें किसी भी सब्जेक्ट का पीएचडी नहीं करना है। तो इस तरह हम लोग चलते हैं। मुद्रास्फीति बताने के पहले आपको 2-4 चीजें बता देते हैं कि जैसे आप पीटी में देखे होंगे कि आता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। यह दोनों टॉपिक पीटी में प्राय आपको देखने को मिलता है, चाहे वह यूपीएससी का पीटी हो, चाहे फिर वो यूपी या फिर कोई किसी भी स्टेट पीसीएस का पीटी हो, आपको ये दोनों टॉपिक प्राय देखने को मिलता है। तो आखिर ये होता क्या है, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इतने आसान तरीके से आपको पढ़ा दूंगा कि आप ये दोनों कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं। तो अर्थशास्त्र, क्योंकि जो व्यष्टि और समष्टि है दोनों अर्थशास्त्र का ही एक रूप है, मतलब अर्थशास्त्र को दो दृष्टिकोण में बांटा गया है, दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो वही हम लोग देखते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र, जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीएचडी नहीं करना है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है कि अगर इसको सिंपल भाषा में देखा जाए, अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में देखें तो यह गृह प्रबंधन का अध्ययन होता है। गृह प्रबंधन का अध्ययन मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वह 5,000 रुपये पर मंथ कमाया है। अब वो क्या करेगा कि उसको इसी में घर का खर्च, बच्चों का खर्च, खुद का खर्च, मतलब कि उसका जो मंथ भर का जितना भी खर्च होगा वह क्या करेगा कि इन्हीं 500 में ये सारी खर्च क्या करेगा, वह इन्हीं 5,000 में खर्च करने का, मतलब उसके अंदर ही खर्च करने का कोशिश करेगा, ताकि कुछ अगर बच जाए तो उसको निवेश भी कर सके। तो अब यही क्या, ये जो खर्च है, मतलब जो उपभोग किया है, ये जो और बाकी जो बचेगा उसका जो निवेश किया है, इन्हीं सबको ये जो प्रबंधन करता है, जिसको मैनेज करता है, उसे ही अर्थशास्त्र बोलते हैं। अगर हम लोग इसको सिंपल भाषा में देखें, मतलब ये तो इसकी एक व्याख्या हो गया, लेकिन अगर हम लोग इसको सिंपल भाषा में देखें जिससे हमें भी समझ में आए, आपको भी समझ में आए, तो उसको क्या बोलेंगे कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग की प्रक्रिया को अर्थशास्त्र कहा गया है। अर्थशास्त्र कहा गया है। तो यह एक इसका
व्याख्या हो गया। अब अर्थशास्त्र जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र को दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो वो दोनों भाग कौन सा है? पहला जो हो गया वो हो गया माइक्रो, माइक्रो हो गया, और दूसरा हो गया मैक्रो। तो जो माइक्रो होता है उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। जो मैक्रो हो गया उसको हम लोग समष्टि बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। यह जो वर्गीकरण किया था, जो वैज्ञानिक था जिसका नाम था रैगनार फिश, ये सब जो यूपी पीसीएस हो गया या फिर स्टेट पीसीएस हो गया उसमें यह सब क्वेश्चन किया जाता है। तो इसका वर्गीकरण किया था रैगनार फिश ने, मतलब रैगनार फिश ने इसका वर्गीकरण किया था। अब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसको हमें समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो इसको हम लोग अगले 10 या 15 मिनट में इसको ही हम लोग समझेंगे कि आखिर ये व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है। उसके पहले बोल देते हैं कि ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके जनक हो गए इसके जनक हैं जॉन मेनार्ड केन्स। ये सब जो स्टेट पीसेस होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल, ये सब हम बताएं कि जो अर्थशास्त्र होता है उसका वर्गीकरण किसने किया था, जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसका जनक कौन है। तो ये दोनों चीज हम लोग बताएं। अब हम लोग चलते हैं अपने जो में हमारा टॉपिक है कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, क्योंकि इसी से पूरे एक देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इन्हीं दोनों से किसी देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। कैसे होता है वो सब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है यह माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। आप लिखने की कोशिश मत करिएगा, आप केवल समझने की कोशिश करिएगा। आपके जितने भी मैं जितना भी वर्ड आपको बोल रहा हूँ, सारे वर्ड सारे शब्द आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ और बोलूंगा नोट्स कुछ और बना रहेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको मेरे द्वारा बोला गया हर एक वर्ड नोट्स में मिल जाएगा। तो आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि जो माइक्रो है यह एक ग्रीक वर्ड है, यह एक ग्रीक शब्द है जहां पर इसका अर्थ होता है छोटा, छोटा या सूक्ष्म। तो इसको यह बोला गया है कि यह अर्थव्यवस्था के उन छोटे पहलुओं का अध्ययन करता है जिससे किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, जिससे किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो हम लोग देखें कि आखिर ये ग्रीक शब्द है, ये इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह छोटा या सूक्ष्म होता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये बोली गई है कि यह अर्थव्यवस्था के उन छोटे पहलुओं का अध्ययन करता है जिससे किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो आखिर इसके कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए, चलिए इसको एग्जाम्पल से हम आपको समझाएं। तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक परिवार है। तो नेक्स्ट पर आप चलते हैं, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक परिवार, दूसरा औद्योगिक इकाई। मैं सबको एक बाय एक इसका डिफिनेशन क्या है इसको सब मैं बताऊंगा। औद्योगिक इकाई, क्योंकि मेरा काम है बस आपको समझाना, आपको न रटाना है ना आपको पढ़ाना है। औद्योगिक इकाई बाजार, मांग एवं आपूर्ति, जैसे आर्थिक क्रियाओं का यह अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अब इसके डिफिनेशन में क्या बोला गया था, यह अर्थव्यवस्था के उन छोटे पहलुओं का अध्ययन करता है जिससे किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए यह एक परिवार है,
कोई परिवार है, जैसे मान लीजिए कोई रामदास का परिवार है, रामदास का परिवार है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं, जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं, जब तक रात भर सो न जाए, मतलब कि अगर हम लोग सोए भी हैं तो भी हमें कर अदा करना पड़ता है। तो मान लीजिए ये रामदास है, ये सुबह उठता है तो क्या करता है कि पहले जैसे बाथरूम जाएगा, बाथरूम जाएगा, वहां पर जितने भी चीजें हैं, मान लीजिए बाथरूम में क्या क्या आपको मिलेगा, टूथपेस्ट मिलेगा, टूथपेस्ट वगैरह मिलेगा, टब मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये क्या है, मान लीजिए ये जो टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट क्या है, अब रामदास है, यह इनके फैमिली में मान लीजिए अगर अगर मान लीजिए इनके फैमिली में 6 पर्सन है, तो एक टूथपेस्ट कितने दिन चलेगा, एक टूथपेस्ट कितने ज़्यादा दिन, वो 20 दिन चलेगा। तो 20 दिन बाद वह टूथपेस्ट खत्म हो जाएगा। अब क्या है कि रामदास के घर से टूथपेस्ट की मांग होगी, एक टूथपेस्ट की मांग होगी, एक टूथपेस्ट की मांग होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि रामदास के घर में केवल टूथपेस्ट ही है, क्योंकि अगर जब उनके 6 फैमिली का परिवार है तो दिन भर उनका कुछ ना कुछ खर्च होता है, या वो तेल का खर्च हो, सब्जी का खर्च हो, या फिर कोई कपड़े का डिमांड हो, या फिर हर मतलब कोई ना कोई चीज का डिमांड रहता है। अब पर डे हर एक फैमिली में किसी न किसी चीज का डिमांड होता ही है। तो अब क्या होगा, ये जो डिमांड है या मांग है, यह जो डिमांड है, इसकी मांग कहाँ होगी, इसकी मांग होगी बाजार में। यह जो बाजार है, इसकी मांग होगी बाजार में। अगर मान लीजिए बाजार में, अगर बाजार में यह चीज है तो उसकी आपूर्ति हो जाएगी। अगर मान लीजिए वह चीज नहीं है तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर जो जाएगा तो कहाँ जाएगा, औद्योगिक उत्पादन, मतलब जहां पर इसका निर्माण होता है वहां पर फिर ये आप मतलब कि वहां पर डिमांड किया जाएगा कि इस बाजार में यह चीज कमी हो गई। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता कि इस बाजार में कमी हो गई है, क्योंकि वहां पर लगातार आप जो उत्पादन होता रहता है, उसके बाद आपूर्ति होती रहती है, फिर वो आपूर्ति वितरित होती रहती है, फिर जो कस्टमर की डिमांड है उसकी पूर्ति की जाती रहती है। तो ऐसे ही एक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। मतलब अब वो औद्योगिक इकाई में जाएंगे, वहां पर उस चीज का जो डिमांड होगा उसकी पूर्ति के लिए वो उत्पादन बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ाएगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो आर्थिक विकास बढ़ेगा। मतलब ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें एक जब एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए ये सब चीजें लाई जाती हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसे उसमें क्या बोला गया, छोटे या उन छोटे पहलुओं का अध्ययन करता है जिससे किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ, आप देखें हैं कि ये जो परिवार रामदास का परिवार था, इस रामदास के परिवार के घर में टूथपेस्ट की कमी हुई, उससे वो उसका डिमांड किया, बाजार में अगर थी तो आपूर्ति हो गई, नहीं थी तो फिर उसके ऊपर जाता है। तो इससे क्या होता है, ये पूरी एक चीज जो है, यह जैसे मान लीजिए वो केवल रामदास ही थे छोटे से, लेकिन अगर मान लीजिए पूरे देश में लगभग हर घर से हर चीज की कोई किसी न किसी चीज की पर डे डिमांड होती ही रहती है। तो क्या होगा, वो चीजें फिर औद्योगिक उत्पादन से उसकी जब उत्पादन होगा तो फिर वहां से वो आपूर्ति करेगा, आपूर्ति करने से के बाद क्या होगा कि वितरण होगा, फिर जाकर वो बाजार में आएगा, फिर बाजार में जब डिमांड रहेगी तो उसको बेचा जाएगा। मतलब एक अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती रहती है। तो फिर अब हम लोग चलते हैं कि हमारी जो दूसरी थी, जो समष्टि था, आखिर वो क्या होता है। अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल और देंगे, जब ये दोनों 3 एग्जाम्पल आपको दे देंगे तो पूरा आपका ये जो व्यष्टि और समष्टि एकदम पूरा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम बोले थे इस पर हम कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट जो भी होगा हम उसको लेंगे, जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। तो चलते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र, इसको इंग्लिश में क्या बोला गया था, जैसे हम लोग बोले थे, इसको बोला गया था मैक्रो। मतलब इसका जो अर्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यापक, व्यापक या बड़ा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि यह अर्थव्यवस्था के उन बड़े पहलुओं का अध्ययन करता है जिससे किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। बड़े पहलुओं का अध्ययन करता है जिससे किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो आखिर ये बड़े पहलू क्या होते हैं, तो अगर ये बड़े पहलू हम लोग देखें तो ये बड़े पहलू क्या होते हैं कि जो सरकारें हैं, जो आर्थिक नीतियां बनाती हैं, ये सारे टॉपिक हम लोग को पूरे अर्थव्यवस्था में पढ़ना ही है, क्योंकि
अभी आपको अगर आप स्टार्ट करेंगे तो अभी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग की पॉइंट है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो जो सरकारें आर्थिक नीतियां बनाती हैं, जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, वो क्या होती है, ये सारे टॉपिक हम लोग को अर्थव्यवस्था में पढ़ना ही है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक समृद्धि, जो आर्थिक विकास है वह कैसा है, रोजगार की दर क्या है, रोजगार की दर, जो सरकार की राजकोषीय नीतियां होती हैं वो कैसी हैं, राजकोषीय नीतियां, मुद्रास्फीति कि भारत में महंगाई है कि नहीं है, इत्यादि। तो जैसे क्या हो गया, जो बेस्ट अर्थशास्त्र हो गया वो ग्रामीण क्षेत्र पर अध्ययन करता था, मतलब एक परिवार एक छोटे से पहलुओं का अध्ययन करता था वो। लेकिन अब ये समष्टि अर्थशास्त्र क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र पूरे देश पर या राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र यही होता है। अब क्या होता है, अब हमको बता दें, आपको एग्जांपल से फिर एक समझा दें कि मान लीजिए यह समष्टि अर्थशास्त्र है, मान लीजिए यह समष्टि अर्थशास्त्र है और यह व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसको बोलते हैं व्यष्टि, इसको समष्टि। यह जो भारत है, भारत के जो संपूर्ण भारत, ये संपूर्ण जो भारत है, ये जो संपूर्ण भारत है उसमें ये जो अंदर जितने भी उसके स्टेट हो गए, गांव हो गए, चाहे कुछ भी हो, तो ये सब क्या है, इसके अंदर जितने भी चीजें हैं यह समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा इसको। और जो पूरा भारत है, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरा भारत है, इसको समष्टि अर्थशास्त्र बोला जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल, सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपको बता दें कि मान लीजिए जैसे कोई जंगल है, मान लीजिए यह कोई जंगल है, सॉरी, यह कोई जंगल है, इसमें पेड़ है, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है, जो मैं अभी ये एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, जिससे आप समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र आसानी से समझ सकते हैं। तो यह मान लीजिए यह पेड़ है, यहाँ पर पूरे जंगल में पेड़ है। तो अब क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या बोलता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलता है कि यह अर्थव्यवस्था के उन छोटे से पहलुओं का अध्ययन करता है जिससे किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो अगर आप लोग देखें तो यह क्या है, यह पूरी अर्थव्यवस्था है, यह पूरी अर्थव्यवस्था है। और यह पेड़ क्या है, यह छोटे पहलू है, छोटे पहलू है। मतलब अब अगर देखा जाए, अगर यह पेड़ ना हो, अगर किसी जंगल में पेड़ ना हो तो उसको जंगल हम लोग नहीं बोल सकते हैं। या अगर मान लीजिए केवल एक पेड़ हो तो भी उसको हम लोग जंगल नहीं बोल सकते हैं, जबकि जब तक वहां पर बहुत सारे पेड़ ना हो तब तक हम लोग उसको जंगल नहीं बोल सकते हैं। तो अब क्या, एक जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। अब बहुत सारे पेड़ का मतलब क्या है कि एक पेड़ से तो किसी जंगल का निर्माण होगा नहीं, दूसरे पेड़ से तो किसी जंगल का निर्माण होगा नहीं। उसी तरह एक गांव, एक शहर या फिर एक स्टेट या पूरा स्टेट, जब तक यह इन जगहों से जब तक डिमांड और सप्लाई जो होती है वह बराबर लगातार मात्रा में सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, तब तक किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी जब तक पेड़ लगातार निकलते नहीं रहेंगे तब तक किसी जंगल का निर्माण हो नहीं पाएगा। तो इसी को बोला जाता है कि यह जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र का भी निर्माण होता है। तो यह एक छोटा सा एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और आपको बता दें कि मान लीजिए कोई एक पिलर है, मान लीजिए कोई एक पिलर है, इसमें आप देखेंगे कि सरिया भी लगा होता है, कंक्रीट भी लगे होते हैं, कंक्रीट भी लगे होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गए। मतलब इन सभी चीजों से ही यह समष्टि का निर्माण हो रहा है, मतलब किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है। और ये क्या है, ये पिलर क्या हो गया, यह समष्टि हो गया। तो कहा जा सकता है कि
अगर किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र है। उसके बाद ही किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, तब जाकर जब राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तब उसे हम लोग क्या समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन भी आया था अभी हाल फिलहाल में, यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि उसमें पूछा गया था कि जो मौद्रिक नीतियां हैं, जो आरबीआई की मौद्रिक नीतियां होती हैं, मौद्रिक नीतियां व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जारी होती हैं या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जारी होती हैं। तो आप देखेंगे कि जो आरबीआई की मौद्रिक नीतियां होती हैं वह क्या करती हैं, वह अध्ययन करती हैं, क्योंकि मौद्रिक नीतियां हमारा मुद्रास्फीति के बाद ही हमारी टॉपिक है। मौद्रिक नीतियां जो होती हैं आरबीआई की, उसको हम लोग पूरी व्यापक तरीके से पढ़ेंगे। उसमें कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाना पड़ेगा, मतलब 4 से 5 घंटे की आपकी क्लास होगी वो। तो मौद्रिक नीतियां जो होती हैं वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जारी होती हैं, क्योंकि मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं, वह इन्हीं सब के अध्ययन को ही फॉलो करती है, मतलब इन्हीं सब के अध्ययन से ही इनका जो मौद्रिक नीतियां आरबीआई जारी करती है। तो यह एक क्वेश्चन था। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है कि यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं कि हमारा जो मुद्रास्फीति था वो मुद्रास्फीति क्या होती है। हम लोग पूरा बाकायदा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मुद्रास्फीति क्या होती है। तो हमारा टॉपिक था मुद्रास्फीति, जो कि हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कि आखिर मुद्रास्फीति क्या होता है। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है, यह हमारा सिलेबस है मुद्रास्फीति का। दूसरा हम लोग पढ़ना है कि इसका प्रभाव क्या होता है। तीसरा हम लोग को पढ़ना है कि इसके प्रकार क्या क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, इसकी गणना कैसे की जाती है, तो हम लोग को यह 4 टॉपिक पढ़ना है इसके अंतर्गत। यह 2 3 4 इन 4 टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम हमें 2 घंटे की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आप अगर किसी दूसरे टीचर से पढ़ेंगे तो आपको ये 10 मिनट के अंदर ही पढ़ा कर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिर वही हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर आपको क्या किया जाता है, पीडीएफ खोल दिया जाएगा। उस पीडीएफ को टीचर पढ़ते रहेंगे, आप भी पढ़ते रहेंगे। ना आपको समझाते हैं वो, ना आप समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप हिंदी माध्यम है। आप जैसे ही आपका बनाया गया है रूटीन, जो आधार ही आपका जो बनाया गया है हमेशा रटाने का, वो आज भी चलता आ रहा है और टीचर भी आपको रटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको टीचर समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, केवल रटाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी रट रहे हैं। आप लाखों रुपए दे रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। और यही सबसे बड़ा रीजन भी है कि जो हिंदी माध्यम का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनमें आप देखेंगे कि जो उनका आधार होता है, जो उनके पढ़ाई का आधार होता है, जो स्टार्टिंग से वो पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी एलकेजी वगैरह से, आप देखेंगे कि वहाँ पर टीचर द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे कैसे समझें, और हिंदी माध्यम में ज़्यादा टीचर द्वारा ये फोकस किया जाता है कि बच्चे कैसे रटें। बस सबसे बड़ा डिफरेंस यही है जिसके कारण आज हमारा जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट है वो लगातार गिरता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम केवल रट रहे हैं, हम किसी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो आप मुद्रास्फीति किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, अगर मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगर मेरे जैसा कोई भी टीचर आपको पढ़ाया होगा, तो आप मेरे या मुझसे ही मत पढ़िएगा, आप उन्हीं से पढ़िएगा। या अगर आप मुझसे देखते भी होंगे या फिर थोड़ा बहुत अगर आप मेरे चीज़ों को लाइक भी करते होंगे तो उसे डिसलाइक करिएगा, मतलब, और दूसरों को भी बोलिएगा कि ये सही नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर चैलेंज दे रहा हूँ इसलिए मैं उसको एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होता है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमेशा आपको रटाने की ही कोशिश किया गया है और आप हमेशा रटे भी हैं। अब पीडीएफ लेते हैं, इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं, जाते हैं कोचिंग वगैरह लेते हैं, वहाँ पर भी आपको रटाया जाता है। वहाँ भी आपको बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, बुक पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, न जाने क्या पढ़ो। अरे हम भी इंसान हैं, 24 घंटे हमारे भी पास है, हम क्या क्या पढ़े हैं।
हिंदी माध्यम क्या क्या पढ़ेगा बताइए। वह एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी तो एक होती नहीं है, इतनी सारी एनसीईआरटी है। वह बुक पढ़े, करेंट पढ़े, क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े, किस चीज़ की एनसीईआरटी पढ़े, किस चीज़ की बुक पढ़े, किस चीज़ की करंट पढ़े। लेकिन ये आपको समझ नहीं आएगा, आप उसी चीज़ में हमेशा फंसते जाएंगे और टीचर आपको फंसाते जाएंगे। भाई अगर हम किसी को लाखों रुपए फीस दे रहे हैं तो हम किस आशा से दे रहे हैं, हम इसी आशा से दे रहे हैं ना कि जो टीचर हमें पढ़ाएगा हमें कहीं और किसी भी चीज़ को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम टीचर द्वारा पढ़ाया गया ही जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से समझ लें, बस काफ़ी है। आप देखे होंगे कोई कोई स्टूडेंट क्या होता है कि केवल एनसीईआरटी पढ़ के ही यूपीएससी को क्लियर कर लेता है, कोई कोई होता है केवल बुक पढ़ के ही क्लियर कर लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई कोई होता है कि नोट्स पढ़ के क्लियर कर लेता है, ऐसा क्या होता है? तो इसमें क्या डिफरेंट है? कोई डिफरेंट आपको पता है? एनसीईआरटी भी वही चीज़ है, बुक भी वही चीज़ है, किसी का नोट्स भी वही चीज़ है। बस जो क्लियर करता है वो एक चीज़ करता है कि वह अगर पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया तो वो बुक नहीं पढ़ता है। बुक पढ़ता है तो बस वो ये देखता है कि आखिर हमें इसमें से क्या चीज़ निकालना है। वो पूरी बुक पढ़ने की कोशिश नहीं करता है, वो ये सोचता है कि आखिर हमें इसमें से क्या चीज़ निकालें। हम केवल बुक में से कुछ कुछ जो एनसीईआरटी में ना मिला हो वो बुक में से निकाल कर एक नोट बना लेता है, उस नोट में लिख लेता है। फिर किसी का नोट्स मिलता है तो उसमें भी देख लेता है, बस हो गया। यह नहीं कि अब हम एनसीईआरटी भी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ें, बुक को भी पूरा बुक चाट जाए, पूरी एनसीईआरटी चाट जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है हमारे हिंदी मीडियम में कि मान लीजिए अभी एनसीईआरटी का हम पहला चैप्टर पढ़ें, दूसरा चैप्टर पढ़ें, फिर तीसरे चैप्टर पर गए और क्या होगा? फिर ये भूल गए हम लोग, इसको भी भूल गए। यहाँ पर कोशिश हम क्या किए? यहाँ पर कोशिश किए हम रटना। हम समझने की कोशिश नहीं किए, हम केवल रटने की कोशिश किए और टीचर भी हमें रटाने की कोशिश करवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे हैं। आपको बोल दे रहे हैं कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए। अरे भैया जब हमें पूरी जो हमारी आधार है, आधार ही जब हमारी एकदम कमज़ोर है, हमारे जो टीचर जो हमें पढ़ाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 क्लास 8 तक बस हमें यही रटाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क ख ग घ, यही सब हमें रटाया गया। तो जब हमारी आधार ही कमज़ोर है तो फिर हम क्यों उसी पाठ पर जाएं? फिर हम क्यों एनसीईआरटी पहले जो किसी भी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ें उसे रटें, दूसरा चैप्टर पढ़ें फिर पहला भूल गए, तीसरा भूल गए, फिर उसके बाद बुक पढ़ते हैं, जब तक बुक पढ़ते हैं पता चले कि पूरा एनसीईआरटी भूल गए, फिर नोट पढ़ते हैं पता चलता है कि पूरा बुक भूल गए। तो आखिर अब यह कब तक चलता रहेगा? तो इसीलिए जो मैंने आपको किया है, मैं जो आपको नोट प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको मैं इसीलिए बोला हूँ कि न एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी न बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ों का समावेशन में ही हमारा नोट्स मिलेगा आपको। इन सारी चीज़ों का समावेशन ही नोट्स बनाया गया है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस है आपको समझाने का, न कि आपको रटाने का, ना और आपको पढ़ाने का। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है आपको समझाने का। तो जो हमें बोलना था, हालांकि ये इस टॉपिक के अंतर्गत नहीं था लेकिन फिर भी ये बोलना ज़रूरी था कि अभी भी समय है, आप लोग सचेत हो जाइए, आप लोग जो कोचिंग माफिया हैं उनसे दूर होइए और ज़्यादा फोकस करिए समझने पर किसी भी सब्जेक्ट को। तो आगे अब हमें चलते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या हमें यह 4 टॉपिक पढ़ने हैं, यह 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन होता क्या है। तो जो हमारा पहला था, क्या होता है? इन्फ्लेशन जैसे हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, गांव में आप देखे होंगे कि महंगाई बोला जाता है। यह इन्फ्लेशन का कोई टेक्निकल परिभाषा नहीं है, लेकिन जो हमारी परिभाषा है, जो गांव की परिभाषा है, उसी से आपको समझ में आएगी। तो महंगाई मान लीजिए कोई चीज़, कोई वस्तु, जैसे अभी ऑयल, सरसों का तेल हो गया, वह कितने का मिल रहा है? 180 से 200 रुपये पर केजी मिल रहा है। हालांकि आप लोग एक चीज़ नोटिस किए हैं कि अभी 5 से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले यही सरसों का तेल 90 रुपया मिल रहा था, लेकिन यही सरसों का तेल आज 180 रुपया से 200 रुपया पर केजी मिल रहा है।
जबकि जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, ये बोल रही है कि सरसों का तेल का जो डिमांड है, जो मांग है, वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो भैया हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग सोचिएगा कि आपने नोटबंदी किया, अर्थव्यवस्था काफ़ी गड़बड़ा गई, जो छोटे तबके के लोग थे एकदम से ख़त्म हो गए, मिडिल वाले बहुत परेशान हुए, केवल ऊपरी तबका सही हुआ। उसके बाद आपने लॉकडाउन लगाया, उससे अभी कोई उभरा ही नहीं था, फिर से आपने लॉकडाउन लगाया, जो छोटे छोटे जो कारोबारी थे वो सब तो खत्म ही हो गए। तो आखिर ये मांग कहाँ से हो रही है? ऊपरी तबका कितने लीटर तेल को पी जा रहा है, खा जा रहा है कि इतनी मांगे हो रही हैं, जबकि जो हमारा सरसों का तेल है वह विदेशों से आयात नहीं होता है। मतलब हम लोग सरसों के तेल पर खुद ही आत्मनिर्भर हैं। तो आखिर इसका दाम क्यों बढ़ रहा है? इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है। वो कारण क्या है हम लोग इसी मुद्रास्फीति में समझेंगे आगे जाकर कि वह कारण क्या हो सकता है। कहीं ऐसा नहीं तो है कि कुछ लोग इसको स्टोर करके रख लिए हैं? क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही जो गवर्नमेंट थी वो क्या की, आवश्यक सेवाओं की जो लिस्ट होती है उसमें से सरसों के तेल को हटा दी। मतलब अगर आपने आवश्यक चीज़ों को अगर आपने जमाखोरी किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आवश्यक चीज़ों का नहीं किया है तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब सरसों के तेल को आवश्यक चीज़ से जैसे ही हटाया वैसे ही दाम बढ़ना स्टार्ट हो गया। मतलब जमाखोरी यहाँ पर काफ़ी व्यापक तरीके से हुई है, इसीलिए आज इसका जो दाम है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो हालांकि ये भी मतलब ये सब मेरे कहने का एक तात्पर्य यही है कि आपको हर एक टॉपिक है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का जो जो वस्तु या सेवा हो गई, वस्तु या सेवा। अब सेवा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं मेडिकल में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं उसकी हम लोग सेवा लेते हैं ना। या फिर जैसे मोबाइल से बात करते हैं तो मोबाइल कंपनियों का हम लोग सेवा लेते हैं, तो ये सब सेवाएं में आ जाती हैं। वस्तु वगैरह क्या होता है कि जो सामान हम लोग खरीदने हैं, तो इन सब के दामों में निरंतर निरंतर वृद्धि की अवस्था को निरंतर वृद्धि की अवस्था को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति कहा जाता है। मतलब हम लोग गांव में जिसे महंगाई बोलते हैं। तो यही एक सिंपल सा इसका डिफिनेशन है। अब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई कपड़ा है, कपड़े का कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लीजिए जैसे ऑयल कहीं हम आपको समझाएं, तो यही एग्जांपल आपके लिए हम समझते हैं कि आपके लिए पर्याप्त होगा। ब्रो हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें, हम लोग अगले अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो इसका हम लोग प्रभाव देख लेते हैं, जो दूसरा हमारा टॉपिक है इसके प्रभाव। जब आप इसको देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर मुद्रास्फीति क्या होती है, और जो छोटे तबके हैं आखिर क्यों लगातार गरीब से गरीब होते ही जा रहे हैं, जबकि बड़े तबके हैं वो अमीर से अमीर होते ही जा रहे हैं। तो जितने भी प्रभाव हम लोग देखेंगे, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पूछ चुके हैं, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हो सकता है पूछा जाए। मतलब कि आपको हम दो चीज़ों के अंतराल पर रखेंगे। जैसे पहला जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस में आ चुका है, और दूसरा जो आने की संभावना है। मतलब आपको हम सिलेबस के ऊपर भी ले जाएंगे और सिलेबस के नीचे भी लाएंगे, मतलब दोनों चीज़ों के बीच में रखे रहेंगे। तो इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है, तो इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे। तो पहला जैसे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए पहला हम लोग समझेंगे कि उपभोक्ता के बचत पर विपरीत प्रभाव डालता है। यह हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। तो आखिर ये विपरीत प्रभाव कैसे डालता है हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक फैमिली है, मान लीजिए रामदास हैं, यह मजदूरी करते थे, जिससे यह पर डे का 300 रुपया कमा लेते थे। यह पर डे का 300 रुपया कमा लेते थे, जिसमें यह इनकी जो खर्च है, जो घर की खर्च है वह 200 रुपया होती थी, यह 100 रुपया बचा लेते थे।
मतलब 300 रुपये कमाते थे, 200 रुपये घर का पूरा पर डे का खर्च चलता था और 100 रुपये बचा लेते थे। यह कब बचाते थे? यह 7 महीने पहले बचाते थे। यह 7 महीने पहले बचाते थे या 2 दिन पहले बचाते थे। लेकिन महंगाई के कारण हुआ यह, महंगाई के कारण अब इनके पर क्या हुआ कि ये 100 रुपये तो यह यहाँ पर 100 रुपये बचा लेते थे, लेकिन महंगाई के कारण पहले इनका पर डे का खर्च 200 रुपये में हो जाता था। अब महंगाई के कारण क्या हो रहा है कि इनका पर डे का खर्च अब 250 रुपये में हो रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, केवल 50 रुपये ही प्लस 50 रुपये ही बचा पा रहे हैं। तो यही बोला जाता है कि यह उपभोक्ता के बचत पर विपरीत प्रभाव डालता है। मतलब पहले रामदास 100 रुपये बचा लेते थे, लेकिन अब क्या है, महंगाई आ जाने के कारण उनका पर डे का खर्च बढ़ गया, 250 रुपये हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि वह केवल 50 रुपये ही बचा पा रहे हैं। तो यह पहला एग्जाम्पल हो गया जिससे हम लोग समझ सकते हैं। हम आपको इसलिए एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि आप जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, आपको अच्छे तरीके से इसका नॉलेज हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखें तो दूसरा देखते हैं कि यह इसका उच्च वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आखिर यह कैसे होता है तो उसको हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल हम लोग रामदास का ही ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग किसी सेठ का ले लेते हैं। मान लीजिए कोई सेठ है, अंजनी सेठ। अंजनी मतलब ये थोड़ा सा अमीर है और रामदास थोड़े से गरीब है। हम लोग अभी पिछले में क्या देखें कि रामदास क्या थे, 300 रुपये पर डे का कमाते थे। पहले वो 100 रुपये बचा लेते थे, लेकिन अब वो केवल 300 रुपये पर डे का कमा रहे हैं और 250 रुपये खर्च कर दे रहे हैं। कितना बचा? केवल 50 रुपये बचा पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें, ये जो अंजनी है इनका पर डे का इनकम कितना है? जो उच्च वर्ग है, यहाँ पर क्या बात की गई, उच्च वर्ग मतलब मीडियम प्लस उच्च। मान लीजिए अंजनी है, यह महीने पर अगर आप देखा जाए तो महीने पे कितना कमा रहा है? ये 9,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। और अंजनी 50,000 या 60,000 या 70,000 कमा रहे हैं। अब मुद्रास्फीति मान लीजिए बढ़ी, अंजनी का जो पहले खर्च होता था महीने में वो मान लीजिए 20,000 रुपये पूरे महीने में वह खर्च कर देते थे, मतलब खाने पीने फैमिली वगैरह पर। अगर मान लीजिए वो 50,000 कमाते थे तो उनका 30,000 रुपये बचा, 30,000 बचा, उनका 30,000 रुपये बच गया। अब क्या होगा कि अब आप सोचिए, यहाँ पर एक चीज आप सोचिए, ये जो रामदास हैं ये इस 50 रुपये का कहाँ निवेश ऐसा करेंगे कि उन्हें आगे अगर मुद्रास्फीति बढ़े तो उस पर कोई प्रभाव ना हो। कहीं 50 रुपये का निवेश हो सकता है? आप सोचिए, ये 30,000 का पर मंथ का निवेश करें। मान लीजिए ये 10,000 रुपये और इधर उधर खर्च कर दिए, 20,000 रुपये इनका बचा। अब 20,000 में यह कहीं निवेश कर दिए। मान लीजिए यह सोना खरीद लिए, या जमीन खरीद लिए, जमीन पर यह निवेश कर दिए। अब रामदास के पास 50 रुपये बचा है, वह बेचारा इसे कहाँ निवेश करेगा? वह इसे कहीं निवेश नहीं कर सकता है। तो अब मान लीजिए अभी जो मुद्रास्फीति है 50 रुपये बढ़ी है, क्योंकि रामदास पहले 200 रुपया खर्च करते थे, लेकिन अब 250 रुपये खर्च करने लगे, मतलब 50 रुपये मुद्रास्फीति बढ़ी है। लेकिन मान लीजिए फिर आगे क्या होता है कि रामदास की जो इनकम है वह 500 रुपये हो जाती है, रामदास की इनकम 500 रुपये हो जाती है और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका जो खर्च होता है अब वो 400 रुपये केवल होता है। मतलब 500 रुपये इनकम हो रही है, लेकिन 400 रुपये उनका खर्च हो जा रहा है, फिर भी यहाँ पे इनका 100 रुपये ही बच रहा है। अब यही अंजनी है, मान लीजिए आगे आने वाले कुछ टाइम में इनकी जो इनकम हो गई वह 70,000 रुपये हो गई। वो खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए अभी 30 खर्च कर रहे थे, अब वो खर्च कर रहे हैं 40,000।
तो इनका 30,000 रुपये अभी भी बच रहा है, 30,000 रुपये इनका अभी भी बच रहा है। और जो पहले इनका 20,000 रुपये बचता था वो कहाँ किए थे, सोना और जमीन में निवेश किए थे। अब जब इनकम, जब इनकी बढ़ी, मुद्रास्फीति बढ़ी है, जब सामानों की चीजें जो दामें हैं वो बढ़ी हैं, तो सोना का भी दाम तो बढ़ा ही होगा, जमीन का भी दाम तो बढ़ा ही होगा। मतलब जो अंजनी है, जो मुद्रास्फीति के कारण ज्यादा पैसे बाद में खर्च कर रहे हैं, वही चीज क्या हो रहा है, जो सोना में दाम बढ़ा है और जमीन में जो दाम, उसके पैसों का दाम बढ़ा है, वही मुद्रास्फीति को क्रॉस कर दे रहा है, मतलब खत्म कर दे रहा है। क्योंकि इधर से वो मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण उनके उपभोग में कमी आई, मतलब 30-40 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन उधर मुद्रा जो जमीन का या फिर सोने का दाम भी बढ़ा होगा, तो क्या करेगा, दोनों को क्रॉस कर देगा। फिर भी अंजनी के पास आप देखेंगे कि कुछ पैसे बच ही रहे हैं, फिर वो निवेश करेगा। मतलब यही बोला गया कि जो उच्च वर्ग है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि रामदास के ऊपर प्रभाव इसका सबसे ज्यादा पड़ रहा है। और अगर देखा जाए तो गरीबी सबसे बड़ा कारण भी यही है, अगर गरीबी को देखा जाए सबसे बड़ा कारण भी यही है। अब अंजनी को मान लीजिए, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से थोड़ा सा उलट जा रहे हैं, मान लीजिए ये जो अंजनी है, ये जो अंजनी है, इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे हो गए। अब अंजनी इतना कमा रहे थे कि ये सोने में भी निवेश किए थे, जमीन में भी निवेश किए हैं, इनका पैसा जो है काफ़ी सरप्लस बच भी रहा है। तो इनके जो बच्चे होंगे एक अच्छा एजुकेशन लेंगे ना, वो एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ेंगे, एक अच्छी उनकी परवरिश होगी, एक अच्छा मेडिकल उनको मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन रामदास क्या करेगा यहाँ पर, रामदास कहीं न निवेश कर पाया है, और थोड़ा सा केवल उसके पास पैसे बचते हैं, वो कहाँ निवेश कर पाएगा ऐसे में। तो जो रामदास हो गए, वो उनके अगर आगे आने वाले टाइम में बच्चे भी होंगे, वो भी उसी गरीबी में जाएंगे। फिर जो रामदास के बच्चे होंगे, वो भी उसी गरीबी में जाएगा। मतलब जो गरीबी है वो लगातार चलती ही रह रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे भारत का है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। अब दूसरा चीज हम लोग देख लिए हैं, तीसरा एग्जाम्पल इसी पे आपको हम देते हैं कि मुद्रा के मुद्रा के क्रय मुद्रा के क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है, कमी उत्पन्न होती है। यह कैसे होती है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए जैसे आप अगर जब बच्चे थे, जब आप 10 से 15 साल तक के बच्चे थे, तो आप देखे होंगे कि एक टॉफी आती थी जो संतरे टाइप की रहती थी, ऐसे ऐसी रहती थी, मतलब संतरा का टॉफी होता था। वह 1 रुपये में 16 पीस मिलता था, वह 1 रुपये में 16 पीस मिलता था। अब वही टॉफी मान लीजिए आप 20 साल के हो गए, वही टॉफी अब 1 रुपया में 2 पीस मिल रहा है, 1 रुपया में 2 पीस मिल रहा है। मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो आज से 10 से 15 साल के पहले जो 1 रुपये की वैल्यू थी, वह आज के 1 रुपये के वैल्यू से कहीं ज्यादा थी, और आज का 1 रुपया उससे कहीं कम है। आज 1 रुपये में कोई अच्छी सी टॉफी भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन पहले क्या होता था, 1 रुपये में अच्छा सा अच्छा टॉफी मिल जाता था। आज तो 10 रुपये की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप दिन भर अगर सब्जी ही लेने जाएंगे तो भी आपको 10 रुपये से नीचे कोई सब्जी मिलेगी ही नहीं, जबकि पहले 10 रुपये में पूरा महीना आपका राशन में चल जाता था, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो यही बोला गया है, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वैसे वैसे ही किसी भी जो कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसके जो मुद्रा होती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो मुद्रा होती है, उसके क्रय क्षमता में कमी आती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको एक और बता दें कि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है, ऋणदाता को हानि होती है। यह क्वेश्चन मुद्रास्फीति से रिलेटेड काफी बार पूछा गया है। तो ऋणी को लाभ कैसे होता है, चलिए आपको हम इसको समझाते बताते हैं। मान लीजिए यह रामदास हैं, रामदास एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बार चलते रहेंगे। तो रामदास हो गए, यह क्या किए हैं कि
इनका जो पड़ोसी था वह विनय दास था। विनय दास था, इनका पड़ोसी विनय दास था। तो रामदास क्या किए कि ये विनय दास को 500 रुपए का ऋण दिए। विनय दास को 500 रुपए का ऋण दिए। कब दिए थे? 2010 में। 2010 में रामदास विनय दास को 500 रुपए का ऋण दिए। उस समय जो मुद्रास्फीति थी वह कम थी, मतलब महंगाई कम थी, दे दिए। अब विनय दास क्या किए कि अब मान लीजिए जो 500 रुपये की जो वैल्यू थी 2010 में वो कितनी रही होगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज के ज़माने में 500 रुपये कुछ भी नहीं है, 2010 में 500 रुपये बहुत कुछ था। तो रामदास विनय दास को 500 रुपये का दिए लोन, मतलब ऋण दिए। मान लीजिए वह 2 से 3% पर दिए, मान लीजिए 2 से 3% पर दिए, तो कितना बढ़ा होगा? अब 2020 में ये विनय दास क्या करते हैं, मान लीजिए 230 या कितने भी परसेंट लेकर रामदास को 1000 रुपये दे देते हैं। रामदास को 1000 रुपये देते हैं। तो यहां पर क्या बोलने का तात्पर्य, रामदास से विनय दास ने 500 रुपया लिया था। क्यों लिया था? उन्हें किसी चीज की जरूरत थी या कोई भी चीज खरीदना चाहते थे। मान लीजिए 500 रुपया था, एक वह फ्रिज खरीदना चाहते थे, उन्होंने फ्रिज खरीदा, उन्होंने 500 रुपया का फ्रिज खरीदा है, और 2020 में वह रामदास को लौटा रहे हैं 1000 रुपये। तो आप यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि 1000 में कोई फ्रिज मिलती है आज? 1000 में कोई फ्रिज आज मिलेगी? आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है, क्योंकि विनय दास ने उस समय 500 रुपया लिया, अपने जो उपभोग करने चाहते थे वो उपभोग कर लिए, और वही जब यह 2020 में रामदास को पैसा लौटा रहे हैं, कुछ परसेंटेज मान लीजिए लौटाए, 1000 रुपये दिए, लेकिन अगर आज रामदास उपभोग करना चाहें वो 1000, क्योंकि वो 500 रुपये दिए थे, मान लो 1000 उनको मिला, फिर भी अगर वो उपभोग करना चाहें, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो 1000 है उसकी जो क्रय क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। उस समय 500 की क्रय क्षमता बहुत थी, लेकिन आज 1000 तक की क्रय क्षमता खत्म हो चुकी है। तो ये अभी था एक एग्जाम्पल। अब लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे कि कुल मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। आखिर ये कैसे पड़ता है? तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रामदास को ही उठाते हैं, रामदास बेचारे बार बार आते रहेंगे अब, क्योंकि आपको हमें समझाना है। कुल मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए रामदास 500 रुपये कमा रहे हैं पर डे का रामदास 500 रुपये कमा रहे हैं। ये पूरे मंथ में जो इनका खर्च है, वह इनका खर्च क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। कपड़े हो गया, बच्चों पर खर्च हो गया, बच्चों पर, घर पर, कोई ऐसी चीज जो विनिर्मित चीज हो, निवेश इत्यादि कुछ भी हो। ये तो हर घर में इसकी जरूरत कुछ ना कुछ पड़ती है, हर घर में। तो 500 रुपये का ये पर डे कमाते थे, मतलब कितना हो गया? यह 15,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, 15,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। तो पहले इनके घर से क्या होता था, उसी एक मंथ में क्या होता था कि 2 कपड़े इनके घर से डिमांड होती थी, मतलब बच्चों का कपड़ा हो गया या फिर उनकी वाइफ का हो गया या उनका कपड़ा हो गया। मान लीजिए एक ही कपड़ा डिमांड होती थी, क्योंकि कपड़े तो हमेशा डिमांड होते नहीं है। जो गरीब परिवार है उसमें वो एक ही कपड़ा पहनता रहेगा, दूसरे से मांग कर कपड़ा पहनेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक गरीब से थोड़े से ऊपर है, बच्चों पर जो खर्च होता है, जो बच्चे हैं, जो स्कूली खर्च हो गया, दवा वगैरह हो गया, घर पर जो घर का जो खर्च हो गया, बात हो गया, वगैरह वगैरह। विनिर्मित चीजें, मान लीजिए कुछ चीज टूटी फूटी, उसको दोबारा लेना है, तो यह
15,000 कमाते थे, 10,000 पूरे मंथ में यह खर्च पर निकालते थे। मतलब एक मंथ का खर्च इतने में करते थे, तब इतना होता था खर्च। अब क्या हो गया कि मुद्रास्फीति बढ़ गई, अब महंगाई बढ़ गई। अब रामदास भले से कमा रहे हैं, अब रामदास भले से 18,000 रुपये कमा रहे हैं और इनका खर्च हो रहा है मान लीजिए आज 15,000 रुपये, क्योंकि हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सब चीज़ों का अगर जब सब मिश्रण किया जाएगा तो सब चीज़ों का दाम जब बढ़ेगा तो ज़्यादा ज़्यादा खर्च भी होगा। तो पहले कपड़ा दो इनके घर से डिमांड होती थी, अब कपड़े डिमांड होना बंद हो गई। मतलब हम क्या बोले, रामदास थोड़े से गरीब से भी थोड़े से ऊपर हैं, मतलब कि थोड़े से अच्छे परिवार से हैं। तो अब कपड़े की भी डिमांड वहाँ पर बंद हो गई। स्कूली शिक्षा था, पहले वो अपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, वो भी बंद हो गई। पहले दवा वगैरह करवाते थे, अब झाड़ फूक करवाने लगे। घर में सोडा वगैरह हो गया, जैसे बर्तन कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, या फिर गैस वगैरह हो गया, गैस तो भरवाएंगे, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना। तो पहले ये सब करते थे, लेकिन वो डिमांड अब बंद हो गई। अब यह जो घरेलू चीज़ें हैं उससे यूज कर रहे हैं। विनिर्मित, मान लीजिए कोई भी चीज़ टूटा फूटा घर पर, तो पहले ये बेहिचक खरीद लेते थे, लेकिन अब इनका केवल 3,000 रुपये पर मंथ बच ही रहा है, तो वो कैसे खरीदें। हो सकता है ये अभी ना खरीदे और 2-3 महीने बाद वो खरीदें, मतलब जब पैसे कुछ बच जाएगा तब खरीदें। अब जैसे पहले 5,000 रुपये बचता था, ये कहीं ना कहीं निवेश कर देते थे, कहीं बैंक में जमा कर देते थे या कहीं जमा कर देते थे, लेकिन अब 3,000 रुपये ही बच कर रहे हैं। मतलब 2,000 रुपये का यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उसमें मांग कम हुई ना। तो आप देख सकते हैं कि जो जब से ही महंगाई बढ़ी, जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ी, जो मांगे हैं वह डिक्रीज होने लगी, वह डिक्रीज होने लगी। तो इन सब के बहुत सारे कारण होते हैं। जब हम लोग इसको इसमें पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति के लास्ट में ही पढ़ेंगे, या फिर जब हम लोग मौद्रिक नीतियां में जाएंगे ना, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये इसको कैसे सही करते हैं, क्योंकि ये अर्थशास्त्र है। आप जब तक इसको समझेंगे नहीं, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो सब भूल जाएंगे। आपको इसको अपने परिवार से ही समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक परिवार है, जैसे रामदास का ही परिवार है, रामदास का ही परिवार है। रामदास क्या हो गए कि उस घर के आरबीआई हैं, आरबीआई हैं, जो पूरे अपने घर में जितने फैमिली हैं वो छोटे पहलू हो गए, वो व्यष्टि हो गए, रामदास समष्टि हो गए। ये इन सबको वो हैंडल कर रहे हैं, इन सबको वो हैंडल कर रहे हैं, वो आरबीआई हैं। तो आप अपने परिवार से जब तक अच्छे तरीके से समझ कर नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक आपको इकोनॉमी समझ भी नहीं आएगी। खाली इकोनॉमी ही नहीं, आपको पॉलिटी भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। पॉलिटी में भी कहीं भी रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और जियोग्राफी में भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे कुल मांग पर कमी आई। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी में कि निवेश प्रभावित होता है। तो निवेश कैसे प्रभावित होता है ये तो आपको हम बता ही दिए हैं कि सोने जमीन में वो पैसा जैसा ही अधिशेष जो होता है, इकोनॉमी के अर्थशास्त्र की भाषा हम लोग अधिशेष बोलते हैं, मतलब सरप्लस बोलते हैं, जो बचा हुआ होता है। तो ऐसे जैसे ही बचता है वह कहीं ना कहीं निवेश कर देता है, लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ती है, जो अधिशेष उसका पहले 500 रुपया जो बचता था, लेकिन अब 300 रुपया बच रहा है। तो ऐसे जैसे ही कम हुई तो निवेश पर भी कमी उत्पन्न हुई। तो इस तरह हम लोग हर चीज़ को देखें बाकी अच्छे तरीके से कि इसका प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है, और भी एग्जाम्पल इसको हम आपको बता देते हैं। आप अच्छे तरीके से जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे समझेंगे, तब तक मेरे कितने भी समझाने से भी आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? इसलिए आपको सोचना समझना पड़ेगा। तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसका और भी कुछ प्रभाव पड़ता है, इसका आय पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आप सोचिएगा कैसे पड़ता है, सोचकर फिर हमें बताइएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। उपभोग पर पड़ता है, उपभोग पर, मजदूरी पर, खर्च पर, इन सब चीज़ों पर भी पड़ता है। आप हमें बता दीजिएगा कि आखिर कैसे पड़ता है। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि आखिर इसके प्रकार क्या क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे टीचर के तलाश में हैं जो आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम हो केवल एक ही नोट से पढ़ा दे, ताकि आपको न बुक पढ़ना पड़े न एनसीईआरटी पढ़ना पड़े। क्योंकि हम हिंदी माध्यम की समस्या, ये हमारा आधारभूत समस्या है कि हम हमेशा रटने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम एनसीईआरटी पहले पढ़ते हैं, उसको रट लेते हैं, फिर उसके बाद
पहले मान लीजिए क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसको रट लेंगे, फिर क्लास 7 का एनसीईआरटी जैसे ही पढ़ने जाए क्लास 6 का एनसीईआरटी हम लोग भूल चुके होते हैं। ऐसे ही एक चक्र बनता चला जाता है। फिर बुक पाते हैं, पता चलता है कि सारा एनसीईआरटी भूल गए। उसके बाद टीचर बोलते हैं कि हमारा नोट्स पढ़ो, और जैसे ही हम लोग नोट्स पढ़ते हैं पता चला हम लोग बुक भूल जाते हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे? तो हमें एक ऐसे टीचर की तलाश होती है जो इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर पढ़ाए, न ताकि आपको ना बुक पढ़ना पड़े, ना एनसीईआरटी पढ़ना, ना कोई भी चीज पढ़ना पड़े। केवल आपको जो करंट अफेयर्स है वह पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जो पीटी और मेंस के क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि पीटी में 60% जो वेटेज होता है वह करंट अफेयर्स का होता है, इकोनॉमी से भी रिलेटेड, और मेंस में भी 50% वेटेज करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है, मतलब करंट अफेयर्स का ही आता है। तो हमें 40% केवल सिलेबस पढ़ना पड़ता है। लेकिन उसी 40% को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लें तो हमारा जो करंट अफेयर्स होता है वो भी एक आसान वे में कंप्लीट हो जाता है। ये नहीं कि हमें उसको भी रटना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग इकोनॉमी को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, हमारी समझ विकसित हो जाएगी, तो हमें करंट अफेयर्स में जब एक दो पॉइंट ही बस केवल अपने जो नोट्स हमें मिलते हैं, जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो तीनों सम्मिलित होगा, बुक एनसीईआरटी सब चीज का सम्मिलित होगा, और इसके पहले जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो भी सब इसमें सम्मिलित होगा। आगे का जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करता रहूंगा, महीने पर आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो अब वहां से केवल जो नोट्स आपको इकोनॉमी का मिलेगा, जो करंट अफेयर्स में मैं आपको बता दूंगा कि ये चीजें उसमें ऐड कर देनी है, मतलब जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो चीजें उसमें ऐड कर देनी है। तो आप बस वही करिएगा, बाकी आप पूरा बस केवल नोट पढ़िएगा। मैं आपको पूरा नोट इकोनॉमी का मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का मैं आपको नोट जो भी दूंगा वह एनसीईआरटी और बुक का सम्मिलित होगा। मतलब उसके बाद आपको ना एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी ना बुक पढ़नी पड़ेगी। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि मुद्रास्फीति, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसके अंदर पहला टॉपिक ही मुद्रास्फीति है। तो मुद्रास्फीति हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आखिर उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। तो उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। पहली बात तो हम लोग उसके पहले भी एक चीज डिस्कस किए थे, वो था व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। हालांकि मेरा जो हिंदी राइटिंग है थोड़ा सा कमजोर है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यह दो चीज हम लोग डिस्कस किए थे। ये क्यों डिस्कस किया गया था? क्योंकि क्वेश्चन में लगातार हमेशा ये लगभग आता ही रहता है, इससे रिलेटेड चीजें आती रहती हैं। दूसरा हम लोग डिस्कस किए थे कि मुद्रास्फीति होती क्या है, क्योंकि ये हमारा पहला टॉपिक था, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे। मुद्रास्फीति क्या होती है ये डिस्कस किए थे, और इसके प्रभाव डिस्कस किए थे। यहाँ पर आपको पीटी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसको प्लस आपका मेंस भी दोनों साथ यहाँ पर चलेगा। ये नहीं कि आपको हम पीटी पढ़ाएं मेंस ना पढ़ाएं, और मेंस पढ़ाएं तो पीटी ना पढ़ाएं, क्योंकि आप जितने भी टॉपर रहेंगे, सारे टॉपर्स का अगर वीडियो आप देखेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपको केवल मेंस ही प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस प्रिपरेशन करेंगे तो पीटी अपने आप प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीटी प्रिपरेशन करेंगे तो उसके बाद आपको मेंस भी प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। तो हम दो बार क्यों करें, हम एक ही बार क्यों ना करें? हालांकि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, बस यही लगता है, लेकिन हमें दो बार तो करना नहीं पड़ता है ना। तो इसीलिए हम आपको दोनों चीज एक साथ लेकर पढ़ाएंगे। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। आज जो हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है कि मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यह 10 से 15 प्रकार के होते हैं जो हमें पढ़ना है, एक बाय एक सारे हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसा आपको मैं पढ़ाऊंगा कि आप रमेश सिंह अगर आप उठाएंगे तो आपको मिलेगा कि आपको रमेश सिंह एक अच्छे सरल तरीके से समझ आ जाएगी, मतलब रमेश सिंह को भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसा हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप रमेश सिंह पढ़ना भी चाहें तो, अगर नहीं पढ़ना चाहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, केवल हमारा नोट्स पर्याप्त, मोर देन एनफ है। और एनसीईआरटी भी तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं कि आखिर कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो पहली प्रकार हमारी है वह मांग जनित मुद्रास्फीति है, मांग जनित मुद्रास्फीति है। जो दूसरा है वो हमारा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। जो तीसरी है हमारी वह संरचनात्मक मुद्रास्फीति है। ये 3 हो गया। चौथी जो हमारी मुद्रास्फीति है वह रेंगती, सरकने वाली, अल्प मुद्रास्फीति, ये हो गया। पांचवी जो हमारी मुद्रास्फीति है वह भागती हुई, उछलती हुई, उछलती हुई
उछाल मुद्रास्फीति या सरपट मुद्रास्फीति। सरपट मुद्रास्फीति। जो छठवीं हमारी होगी वह होगी अति मुद्रास्फीति या चरम मुद्रास्फीति। जो हमारी सातवीं है वो होगी अपस्फीति या मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन। इसी तरह हमारी जो आठवीं होगी, मैं आपको ये एक बार एक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे बाद में ये आपको एक बार एक सारा चीज डिस्कस करना है और ऐसा डिस्कस करेंगे कि आप दूसरे टीचर को भूल जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है कि आप ऐसा पढ़ लेंगे कि दूसरे टीचर को आप पढ़ना भूल जाएंगे। जो हमारी आठवीं मुद्रास्फीति है वो हो गई अविस्फीति हो गई। अविस्फीति हो गई। जो हमारी नौवीं हो जाएगी वो हो जाएगी संस्फीति, संस्फीति, पुनर्स्फीति, प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति, प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति। और दसवां जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा वह गत्यावरोध या मार्गावरोध। तो ये 10 हैं। और इसी तरह हम लोग देखें तो 11वां हमारा हो जाएगा मुद्रास्फीति कर, मुद्रास्फीति कर। और 12वां हमारा हो जाएगा मुद्रास्फीति कुंडली। इसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे, मुद्रास्फीति कुंडली। इसके बाद 13वां हो जाएगा मर्म मुद्रास्फीति। तो इतनी सारी मुद्रास्फीति को हमें एक बार एक करके डिस्कस करना, और इन सबको डिस्कस करने में हमें कम से कम 2 घंटे का लगेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं तो पूरा मुद्रास्फीति आप देखेंगे सारे टीचर क्या करते हैं, पूरा मुद्रास्फीति हम तो आपको जो मुद्रास्फीति है उसको 3 से 4 घंटे में पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि हमारा जो टारगेट है, जो फोकस है वो हमारा फोकस बस आपको समझाना है। हमारा फोकस ये नहीं कि आपको पढ़ाना है या आपको रटाना है, हमारा फोकस है आपको समझाने का। और बहुत सारा ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारा मुद्रास्फीति के प्रकार आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब आपको एक बार एक करके समझाएंगे ना तो आप भूल जाएंगे। आप सोचेंगे कि और हमें प्रकार बताइए। क्यों ऐसा सोचेंगे? क्योंकि आपको मैं इतना ऐसे सिंपल वे में समझा दूंगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पर कि मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है।